Hi friends, how are you? This is Sahir Kamal and I welcome you all to UP Board English Medium. So this is the session again on the transformation of sentence because this session consists of two major topics of transformation of sentence. In the last session we just discussed only four topics of it, but I left the two. डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड एक्टिव एंड पैसिव, ये बहुत मेजर टॉपिक थे जिसको विद इन 30 मिनट्स कवर करना पॉसिबल नहीं था उन सारे सब टॉपिक्स के साथ। इसी वजह से इस सेशंस को आज लेकर आया हूं मैं। सो होप सो दैट वीडियो सेशन that I taught you last week would be very beneficial to all of you. So if you really like those sessions and if you want to have regular sessions on English topics, you must be with us and please subscribe this channel for more contents. So आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड वी विल फिनिश इट बोथ टॉपिक्स इटसेल्फ। हम इन दोनों को ही आज खत्म भी करेंगे और इस छोटे से वीडियो में हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद शॉर्ट मेथड्स, विद शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम 2024 में आप सभी लोग अपीयर होने जा रहे हैं, वहां पर आए हुए एक छोटे से सेंटेंस को हम कितनी आसानी से बना सकते हैं, यू विल सी। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। आइए स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसका मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि ये रहा चैप्टर नेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और आगे चलेंगे इसके ऊपर चर्चा डायरेक्टली पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देयर वी हैव टू डिस्कस 3 डिग्री एंड 3 डिग्री हैं। तीनों डिग्री को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझ लेना है। दिस रिलेट्स डायरेक्टली एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव से रिलेट करता है, बट समटाइम वी कैन ऑल्सो फाइंड सम वर्ड्स रिलेट टू एडवर्ब, मतलब कुछ ऐसे वर्ड भी आएंगे जो कि एडवर्ब कहलाएंगे और ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। सिंपली आपको एग्जाम में दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द सेंटेंस फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से ही आपको सेंटेंस दिया जाएगा कि उसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको चेंज करना होगा। कैसे चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट वी विल गेट टू नो व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री। Positive degree is generally written, positive degree of adjective generally written between two word. अगर आपको पहचानना है, so you must find the conjunction here as dash as, so dash as। अगर कोई भी एडजेक्टिव इन दोनों कंजंक्शन के बीच में रखा हुआ है, सो यू मस्ट थिंक इट एज अ पॉजिटिव डिग्री, आप उसे पॉजिटिव डिग्री में कहेंगे। एंड नाउ यू विल बी आस्क्ड और यू विल बी इंस्ट्रक्टेड टू कन्वर्ट दिस पॉजिटिव डिग्री इनटू अनदर। एक पॉजिटिव डिग्री को दूसरे कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, you might have already got an idea about it, that transformation of sentence teaches you how to convert one form of sentence into another। एक form of sentence को दूसरे form of sentence में कैसे convert करा जाए, ये हमें transformation of sentence बताता है। तो फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी विल डू द सेम, कि हमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में ले जाना है, बट उसकी मीनिंग में चेंजेस नहीं होना चाहिए। लेट्स सी एग्जांपल्स देखते हैं। मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, मोहन उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई। तो यहाँ पर मोहन और इसके भाई के बीच में एक कंपैरिजन हो रहा है और दोनों को ही सेम क्वालिटी का बताया जा रहा है। बोथ इंटेलिजेंस आर सेम, दोनों के इंटेलिजेंस जो है वो सेम है। तो इसका मतलब है अगर हमें यहाँ पर चेंज करना है, इफ वी वांट टू चेंज द डिग्री ऑफ दिस सेंटेंस एंड वांट टू राइट इन comparative degree, so we should not change the मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि फॉर्मेशन जरूर करेंगे। लाइक खुशी एंड हंसी आर एज नेटिव एज नेहा एंड निपुण, ये जो दोनों लड़कियां हैं ये उतनी ही नोटी हैं जितने की खुशी और हंसी। एंड दिस बुक इज एज यूजफुल एज दैट, ये किताब उतनी यूजफुल है जितनी की वह। एंड दीज बुक्स आर एज यूजफुल एज दोज, ये किताब उतनी यूजफुल है जितनी की वे। यहां पर सिंगुलर फॉर्म में लिखा, यहां प्लूरल फॉर्म में लिखा, दैट्स ओनली डिफरेंस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी चारों सेंटेंसेस में हमने जो सेंटेंस लिए हैं वो पॉजिटिव डिग्री के तो लिए हैं, बट इसके अलावा भी आपको देख लेना है कि सारे सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस भी हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव सेंटेंस डिफरेंट है जी, बिल्कुल डिफरेंट है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, व्हेन वी डोंट फाइंड एनी नेगेटिव वर्ड, वी डोंट फाइंड एनी नेगेटिव वर्ड इन दीज 4 sentences, it means these sentences positive as long as they are written in positive degree। ये पॉजिटिव सेंटेंस भी हैं और पॉजिटिव डिग्री में भी लिखे हुए हैं। तो जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव में लिखा रहे तो उसको कंपैरेटिव बनाते समय वो सेंटेंस नेगेटिव जरूर होना चाहिए, एल्स दैट विल नॉट बी द राइट कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। वो सेंटेंस का फिर राइट कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। हमेशा याद रखें एक सिंपल सी ट्रिक, कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, सो द कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस मस्ट बी इन द नेगेटिव फॉर्म।
उसको करने के लिए हमें बाद वाले वर्ड को पहले, पहले वाले वर्ड को बाद में लिखना होगा। होप सो दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हाउ वी विल कन्वर्ट, हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हिज ब्रदर को आप पहले लिखिए, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई, देन यू मस्ट पुट नॉट, नॉट, हिज ब्रदर इज नॉट। अब इस वर्ड, जो कि इस वर्ड को लिखा गया पॉजिटिव डिग्री में, अब इसको कॉम्प्लेक्स डिग्री में लिखने के लिए आप इसके पहले मोर लगाएंगे, बिकॉज इंटेलिजेंट का पॉजिटिव फॉर्म होता नहीं है। सो वी हैव टू यूज एन एक्स्ट्रा वर्ड दैट इज मोर। जहां पर भी डिग्री का पॉजिटिव फॉर्म या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनता, वहां पर हम मोर और मोस्ट से काम चलाते हैं। सो लेट्स it work it. His brother is not more intelligent, अब जब इंटेलिजेंट लिख दिया, उसके बाद आपको हमेशा याद रखना है पॉजिटिव डिग्री में आपको एक वर्ड है जो कि एक कंजंक्शन के रूप में माना जाता है, दैट इज देन। देन और मोहन, अब मोहन लिख दीजिए, तो इस वर्ड को आप इधर ले आए और इस वर्ड को आपने कन्वर्ट कर दिया मोर इंटेलिजेंट देन में। ठीक, लाइक वाइज खुशी एंड हंसी आर एज नॉटी एज नेहा नुपुर। खुशी और हंसी उतनी नोटी जितने कि नेहा और नुपुर। तो नेहा नुपुर खुशी और हंसी से ज्यादा नोटी नहीं है। अगर ज्यादा नोटी नहीं है, इट मींस दे आर सेम इन देयर नोटीनेस। ठीक, अब आप देखें बाद वाले वर्ड्स, जो बाद वाला वर्ड है वो नेहा एंड नुपुर है। पूरा फ्रेज उठा करके आपने यहां पर लिखा नेहा एंड नुपुर, और फिर लिखेंगे यार नाउ वी हैव टू यूज नॉट वर्ड, नॉट। अब यहां पर नोटी को भी नोटियर नहीं लिखा जा सकता है, अगेन वी विल यूज मोर, नोटी देन, देन के बाद खुशी एंड हंसी। नाउ दिस इज द राइट कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव। पॉजिटिव को कंपैरेटिव में हो गया। होप सो दैट यू कैन डू द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। आप तीसरा चौथा बिल्कुल कर सकते हैं इसी तरीके से। आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स डिग्री में अगर आपको ये सेंटेंस दे दिया जाए उल्टा करके, सो यू जस्ट रिवर्स द रूल। आप रूल को रिवर्स कर दीजिए। मीरा इज वाइजर देन हर सिस्टर। यहां पर देखिए लिखा है मीरा इज वाइजर देन, देन लगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव तो है, कॉम्परेटिव तो है भाई, देन लगा हुआ है। बट ये सेंटेंस पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव पहले तो ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, और साथ में इसकी डिग्री क्या है, कंपैरेटिव है। प्लस कर दीजिए इसको, बराबर का साइन नहीं, इसको प्लस कर दीजिए। इसका जो डिग्री है वो कंपैरेटिव है। और जब पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव फॉर्म में सॉरी जब कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव रूप में आ जाए तो उसको पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव में लिखना पड़ेगा। निगेटिव होना चाहिए वो सेंटेंस, और तब आपका ये पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। मतलब अगर हम ये कहें पॉजिटिव सेंटेंस है, जी हाँ इसमें नॉट नहीं लगा, साथ में ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है, बिल्कुल यहाँ पर वाइजर लगा है और देन लगा है। तो अब इसको आप जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए। कैसे, वही चीज उल्टा कर दीजिए, इस वर्ड को उधर ले आइए, हर सिस्टर, हर सिस्टर, हर सिस्टर। अब जाहिर सी बात है इसको हमें लिखना पड़ेगा नेगेटिव में, इज नॉट लगाइए, और नॉट के बाद अब वाइज वर्ड को पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे एज वाइज एज मीरा। अब देखिए इसका सेंस क्या निकल रहा है, मीरा इज वाइजर देन हर सिस्टर। मीरा अपनी बहन से ज्यादा बुद्धिमान है। तो हमने जो लिखा उसका सेंस क्या निकल रहा है, उसकी सिस्टर, उसकी बहन मीरा से ज्यादा बुद्धिमान मीरा से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो मीरा को यहाँ पर ज्यादा बुद्धिमान बताया गया, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा जो मीरा की सिस्टर है वो उतनी बुद्धिमान नहीं जितना कि मीरा। तो अगर किसी की बहन उतनी बुद्धिमान नहीं जितने की मीरा, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मीरा अपनी बहन से ज्यादा बुद्धिमान है। और वही ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है कि मीरा इज वाइजर देन हर सिस्टर। अगेन डेजी इज मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल के लिए हमें मोर लगाना पड़ा, क्योंकि ब्यूटीफुल कैन नॉट बी रिटन विद द ER फॉर्म। हमें ER फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते। तो अब आप क्या करेंगे, अब हर मदर को उठा करके पहले ले आइए, हर मदर पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो आपका सेंटेंस निगेटिव ही बनेगा, इज नॉट। अब ब्यूटीफुल को आप पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो एज लगाइए, एज ब्यूटीफुल एज डेजी। डेजी इज द नेम ऑफ अ गर्ल, उसकी माँ है। यहाँ पर हर मदर लिखा हुआ है तो हर मदर इज नॉट। यहाँ पर कभी कभी आपको देखने को कई किताबों में, बुक में मिला दिख जाएगा कि यहाँ पर सो लगा है,
और वही सही होता है। बट एज अ 12th क्लास स्टूडेंट ये भी सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। अगर हम इसमें सो और एज का कंफ्यूजन क्रिएट करते तो फिर आप थोड़ा समझ कम पाते, इसलिए हमने केवल एज यूज किया। अदरवाइज आपको आगे कॉम्पिटिशन में सो वर्ड ही देखने को मिलेगा। ठीक, थर्ड एंड फोर्थ यू कैन डू योरसेल्फ, आप इसे अच्छी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। होप सो समझ गए होंगे। तो पॉजिटिव से कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं आप इस तरह। अब अगर चले हम सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर, सुपरलेटिव डिग्री में जो सेंटेंस आपसे जनरली पूछे जाएंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, हम केवल उतना बताते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम भी ना जाए और आप सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ जाएं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल। सुपरलेटिव टू पॉजिटिव और कंपैरेटिव, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली सेम सेंटेंस पूछा जाएगा, कोई चेंजेस, कोई खास चीजें नहीं होती है, एंड यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस टॉपिक हैविंग लॉट ऑफ टाइम। भैया 5 से 10 मिनट, 15 मिनट में ट्रिक समझ लो और एक 5 से 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लो, दैट इज इनफ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इवन दो इट इज वेरी बिग वन। बट यू डोंट नीड टू go in detail because this topic will give you only 2 marks. Then why do we waste time or precious time only for 2 marks? हम 2 नंबर के लिए इतना समय क्यों बर्बाद करें? Just work harder on article writing, work harder on letter writing, on other composition like passage writing में या passage unseen passage में, उसमें आप अपना टाइम जो है करिए, और खास तौर से आप ट्रांसलेशन के लिए अपनी अप्रोच करिए, उसमें समय लगाइए। लेकिन इन सारे टॉपिक पर आपको कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना है और ऐसे सेशन को देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ बने रहना है। टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम यू विल गेट एवरीथिंग इन इंग्लिश। आपकी अश्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि हम आपको सारा टॉपिक समझा देंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है हम क्या कह रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो बी विद अस विद इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। निम्नलिखित सेंटेंस में डिग्री के ऊपर ध्यान दें। जरा लिखा प्रेमचंद इज द बेस्ट नोवेलिस्ट इन हिंदी। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, कैसे पहचान सकते हैं दिस सेंटेंस इज इन सुपरलेटिव फॉर्म, बाय द वर्ड बेस्ट। जहां कहीं पर भी सुपरलेटिव फॉर्म यूज नहीं हो सकता तो वहां पर हम बेस्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे अब आप देखें, हमने कहा था कॉम्पिटेटिव डिग्री में मोर वर्ड लगा देते हैं, मोस्ट वर्ड लगा देते हैं, तो मोस्ट वर्ड वहां पर जहां पर हम पॉसिबली नहीं लिख सकते तो वहां पर हम मोस्ट वर्ड लगा देते हैं। जहां मोस्ट नहीं लगा होगा तो उस वर्ड की सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल है। जैसे कि बेस्ट वर्ड है, बहुत जगह आपको एक कॉमन वर्ड मिलेगा। गुड वर्ड है, गुड का कॉम्पिटेटिव फॉर्म बेटर वर्ड होता है, ठीक, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट होता है। तो ये अपने आप में एक डिग्री वाला वर्ड है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये तो आप समझ लेते हैं डिग्री है बिकॉज इट इज एन एडजेक्टिव, डायरेक्टली यू कैन थिंक इट इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसको आप समझ नहीं पाते कि ये भी एक एडजेक्टिव है। यस, इट इज अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड एंड दिस इज आल्सो द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड, गुड का सुपरलेटिव फॉर्म। सो प्रेमचंद इज द बेस्ट नोवेलिस्ट इन हिंदी। आपको इस पर फोकस इसलिए क्योंकि आप इसे समझ नहीं पाते, बाकी बहुत से ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आप समझ लेंगे कि हाँ सुपरलेटिव फॉर्म में है। तो लिखा है प्रेमचंद सबसे अच्छे नॉवलिस्ट हैं हिंदी में। अगर प्रेमचंद सबसे अच्छे नॉवलिस्ट हैं तो आप कहेंगे सर देयर इज नो कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन होता है, बट यहां पर तो कंपैरिजन दिखाई नहीं दे रहा। ऑफ कोर्स कंपैरिजन नहीं है, बट इन रिटन फॉर्म, इन हिडन फॉर्म देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन प्रेमचंद इन ऑन ऑल अदर नॉवलिस्ट इन हिंदी। हिंदी के जितने भी नॉवलिस्ट हैं उनके और प्रेमचंद के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई प्रेमचंद इज रिफर्ड as the best novelist। बेस्ट तो तभी कहा जाएगा कि there must be 3 to 4 or 5 people। 2 लोगों में बेस्ट तो कहा नहीं जा सकता, बेस्ट एटलीस्ट 3 लोग, 4 लोग, 5 लोगों। सो there might be 10 novelists in India। इंडिया में 10 नॉवलिस्ट हैं, तो 10 नॉवलिस्ट में सबसे अच्छा जो कहा गया वो प्रेमचंद को। सो देयर इज अ हिडन कंपैरिजन यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए एक हिडन कंपैरिजन दिखाया गया। ऐसे सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कंपैरेटिव में बना रहे हैं, सो ऑफ कोर्स वी शुड नो द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड गिवन इन द सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म में जो वर्ड दिया है इसका हमें सुपरलेटिव के साथ साथ कंपैरेटिव भी पता होना चाहिए और पॉजिटिव भी। सो एग्जाम में आपसे सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव रूप में या फिर सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव रूप में कुछ भी पूछ सकता है, और पूछेगा जरूर। आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन और एक्टिव पैसिव, इन दोनों टॉपिक को भी अगर आप पढ़ के जाते हैं, बाकी सारे टॉपिक एडवर्ब टू इसको नहीं भी पढ़ते तो भी आपका काम चलेगा। एटलीस्ट आपको एक सेंटेंस बनाना है, सो यू मस्ट गेट द 2 मार्क्स। सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड एक्टिव पैसिव इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद इज बेटर देन एनी अदर नॉवलिस्ट इन हिंदी। क्या किया इन्होंने, इन्होंने प्रेमचंद वर्ड लिखा, प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद को बेहतर बताया गया। तो इसी बात को कहने के 2 तरीके कि हिंदी में
प्रेमचंद से बड़ा उपन्यासकार कोई नहीं है। कहने की बात यही है। आप इसी बात को यह कह लीजिए कि प्रेमचंद हिंदी में किसी भी उपन्यासकार से अच्छे हैं। आप इसी बात को यह कह लीजिए कि प्रेमचंद हिंदी में सारे उपन्यासकारों से अच्छे हैं। आप इस सेंटेंस को यह भी कह लीजिए प्रेमचंद हिंदी के सबसे अच्छे उपन्यासकार हैं। हमने 4 तरह से हिंदी में सेंटेंस बोला, आप रिवाइंड कर लीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, और चारों सेंटेंस में प्रेमचंद को बेहतर बताया गया, बेस्ट बताया गया। बट एक तरीका था सुपरलेटिव में, एक था पॉजिटिव में, और 2 तरीके थे कंपैरेटिव के। यस, देयर वर 2 वे टू राइट कंपैरेटिव यूजिंग द सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जब आपसे पूछा जाए तो उसको कंपैरेटिव में करने के 2 तरीके होते हैं। क्योंकि यहाँ प्रेमचंद को सबसे बेस्ट नॉवेल बताया गया है, नॉवेलिस्ट बताया गया, उपन्यासकार, तो हमने लिखा प्रेमचंद इज बेटर। बेटर का मतलब बेहतर है, देन, और देन के बाद हमने लिखा एनी अदर नोवेलिस्ट, किसी भी दूसरे नोवेलिस्ट, किसी भी दूसरे उपन्यासकार से प्रेमचंद बेहतर हैं। ये कहा गया किसी भी दूसरे उपन्यासकार। इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेमचंद हिंदी में सभी उपन्यासकार से अच्छे हैं। देखो यहां पर लिखा है प्रेमचंद इज बेटर देन, और देन के बाद लगा है ऑल, ऑल के बाद अदर, फिर नोवेलिस्ट। बस यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, व्हेन एनी अदर यूज होगा जब, तब वहां पर आप सिंगुलर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एस नहीं लगा। जब ऑल अदर यूज होगा तब यहां पर एस लगेगा, नोवेलिस्ट, क्योंकि ऑल इज, ऑल रिफर्स टू प्लूरल नंबर, ऑल प्लूरल नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि एनी सिंगुलर नंबर के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज रूल सब सेम है। यहां पर ऑल लगा एनी की जगह, अदर की जगह अदर लगा, नोवेलिस्ट की जगह नोवेलिस्ट्स हो गया, और हिंदी हिंदी। तो यहां पर कुल मिलाकर 2 तरीके। नाउ दिस सेंटेंस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। अब यहां पॉजिटिव में देख लीजिए, नो अदर नोवेलिस्ट इन हिंदी। अब यहां पर जब भी आपसे एक सुपरलेटिव डिग्री पूछा जाएगा, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में करने के लिए इस वर्ड को याद रखिएगा, इस वर्ड को, नो अदर। जब भी सुपरलेटिव डिग्री डायरेक्टली पूछा जाए, वन ऑफ द करके ना पूछा जाए, तो आपका जो सेंटेंस पॉजिटिव का यूज होगा या स्टार्ट होगा वो नो अदर से होगा, और नो अदर के बाद वो नाउन आएगा जो नाउन इस डिग्री के बाद आया। नो अदर नोवेलिस्ट, यहां पर बेस्ट नोवेलिस्ट लिखा है, तो नो अदर नोवेलिस्ट इन हिंदी, हिंदी में कोई दूसरा नोवेलिस्ट इज सो गुड या इज एज गुड एज प्रेमचंद। यहां पर उल्टा करके लिखा गया सुपरलेटिव डिग्री को, यहां वाला वर्ड उधर, उधर वाला वर्ड इधर। तो कोई दूसरा नोवेलिस्ट, यहां पर डायरेक्टली लिखना पड़ेगा कोई दूसरा नोवेलिस्ट, तब तो कंपैरिजन माना जाएगा। यहां पर तो कोई कंपैरिजन वाला वर्ड ही नहीं है, यहां तो बता दिया प्रेमचंद इज द बेस्ट नोवेलिस्ट। बेस्ट तो तभी कहा जाएगा कि देयर आर 3 और 4 नोवेलिस्ट, तभी तो बेस्ट कहेंगे। In this way, we can transform positive degree sentence into superlative और superlative into positive। तो एक सेंटेंस या एक एग्जांपल कर ले ताकि आपको और समझ में आ जाए। जरा देखते, ये तो हो ही गया आपके सामने, गुड हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। अब जरा देखते हैं, गुड हेल्थ को सबसे मोस्ट वैल्यूएबल थिंग बताया, तो अगर आप इसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, नो अदर से करना है बेटा, नो अदर। अब नो अदर क्या, मोस्ट वैल्यूबल, और वैल्यूबल के बाद ये जो वर्ड आ रहा है, वहां बेस्ट लिखा था बेटा पीछे, यहां पर देखो लिखा है बेस्ट नोवेलिस्ट, बेस्ट के बाद क्या आ रहा है, ये नाउन आ रहा है। यहां मोस्ट के बाद नाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है ना बेटा, तो इसको नहीं बल्कि ये वर्ड जो नाउन है, तो अब आप इसको कहेंगे नो अदर थिंग, नो अदर थिंग इज एज, मोस्ट के लिए वैल्यूबल एज हेल्थ और गुड हेल्थ। ठीक, क्लियर। सो नो अदर थिंग इज एज वैल्यूबल एज गुड हेल्थ, कोई भी दूसरी चीज उतनी वैल्यूबल नहीं है। मोस्ट वैल्यूबल कहा गया, सबसे वैल्यूबल है, सबसे ज्यादा कीमती है। यहां पर एज वैल्यूबल, उतनी वैल्यूबल, उतनी कीमती नहीं जितना कि गुड हेल्थ। तो अब यहां पर देखे, आप कहेंगे सर नॉट नहीं लगा, नॉट यहां पर आ गया, नो अदर आ गया ना, जब नो अदर आ गया इट मींस इट इज अ नॉट इन शॉर्ट फॉर्म, ये एक शॉर्ट फॉर्म में नॉट ही होता है। अगर आप इसी सेंटेंस को कंपैरेटिव में बनाए रहे होंगे तो कंपैरेटिव में इसी वर्ड से आप स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे गुड हेल्थ, गुड हेल्थ इज बेटर बेटर नहीं मोर, यहां मोस्ट का कंपैरेटिव लिखा जाएगा, मोर वैल्यूबल देन एनी अदर थिंग। जब एनी अदर थिंग लिखा, थिंग लिखेंगे, आप इसी को
ऑल अदर थिंग लिखेंगे तो थिंग को थिंग्स कर दीजिएगा, ठीक, थिंग्स, ये हो गया ऑल अदर थिंग्स। यहाँ पर एस होगा या नहीं होगा, बाकी के ये वाला आप खुद बना सकते हैं। होप सो दैट यू गॉट द आइडिया हाउ टू कन्वर्ट। चलते हैं चैप्टर जो कि आपका टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव का, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, ये भी एक टॉपिक है। बहुत शॉर्ट तरीके से आपको हम समझा देते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने, और वो कुछ की पॉइंट्स वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्टिव एंड पैसिव को समझने के लिए आप इन चारों पांच बातों पर बहुत ध्यान दे दीजिए, आपका एक्टिव पैसिव जिंदगी में, जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। तो नंबर 1, केवल ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाएं। ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाने का मतलब यही होगा कि you should not try to convert every active sentence into passive। हमेशा हर सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता, केवल वो वर्ब जो ट्रांजिटिवली यूज की गई हैं, और द वर्ब्स व्हिच आर themselves transitive they can be converted into passive from active। नंबर 2, किसी भी, यहाँ ककी लिखा हुआ है, दिस इज किसी भी पैसिव वॉइस में, सेंटेंस में, किसी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जब भी आप डायरेक्टली पैसिव लिख रहे हो, या इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द पैसिव, और इफ यू आर आस्क्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स एज पर द वर्ब, तो वर्ब को फिल करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए देयर आर सेंटेंसेस व्हिच वी यूज, व्हिच वी राइट frequently, so they might belong to active और passive। वो एक्टिव भी हो सकते हैं, वो पैसिव हो सकते हैं। हमें ऐसा सिखाया जाता है कि जब एक्टिव करेंगे तभी पैसिव बना सकते हैं, मतलब वी शुड हैव सम एक्टिव सेंटेंसेस एंड देन वी कैन कन्वर्ट इनटू पैसिव। हम एक्टिव होंगे हमारे पास, तभी हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, बट दिस इज रॉन्ग थॉट, ये बहुत पूरी तरीके से गलत है। और इसी वजह से बच्चे एक्टिव से पैसिव सीख लेते हैं, पैसिव से एक्टिव नहीं बना पाते। और डायरेक्टली अगर उनसे कहा जाए कि पैसिव बोल के दिखाओ किसी सेंटेंस का, तो एक्चुअल में वो पैसिव वॉइस को सोचने लगते हैं, दे नेवर थिंक ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस, and that is why they face problem। and why should they not think, why don't they think, क्यों नहीं सोच पाते? वजह यही है, because they have learned from active to passive, एक्टिव से पैसिव सीखा है। सो दिस इज द रॉन्ग वे टू स्टडी दिस टॉपिक। पहले तो फंडामेंटल कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझ लेने हैं। इंग्लिश मीडियम के अगर आप बच्चे हैं, तो यू मस्ट बी विद मी विद दिस चैनल, ये डेडिकेटेड है पूरी तरीके से, और आपके एग्जाम तक सारे इंग्लिश में कंटेंट्स जो आपके प्रॉब्लमेटिक हैं उनको ऊपर हम वीडियो सेशन लाएंगे। तो इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ, और आपके लिए ये जो चैनल है केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये, तो इंग्लिश मीडियम वाले इस चैनल पर जरा ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई को यहाँ से कंटिन्यू करें, वो भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम के लिए खासतौर से यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए खोला गया है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। किसी भी पैसिव वॉइस में, सेंटेंस में बी वर्ड, बी क्या होता है? दिस इज द वेरी वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक बी वर्ब होती है बेटा जिसके कई रूप होते हैं। जैसे एक बी है, इसका एक वर्ड होता है इज, एक वर्ड होता है आर एम, एक वर्ड होता है आर, एक वर्ड होता है वॉज, एक वर्ड होता है वर, एक वर्ड होता है बीइंग, एक वर्ड होता है बीन, और ये एक अपने आप में। तो किसी ना किसी पैसिव में, कोई भी पैसिव का सेंटेंस होगा, इनमें से कोई एक वर्ब जरूर होगी। ये बात हमेशा याद रखिए, बिना इनके पैसिव बन ही नहीं सकता। चाहे वो मॉडल का पैसिव बन रहा हो या किसी भी तरह का, चाहे वो टेंस का पैसिव हो या कोई टेंस नहीं हो, कोई इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बना रहे हो, तो किसी ना किसी पैसिव में कोई ना कोई बी का रूप जरूर होगा। कहीं पर इज एम आर लगा मिल जाएगा। उसके बाद आता है मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। बिना थर्ड फॉर्म के कोई पैसिव लिखा ही नहीं जा सकता। तो ये बात भी आपको ध्यान रहे, जब भी आप किसी का पैसिव बना रहे हो, सो यू डोंट नीड टू लर्न और टू रॉट दैट द थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म ही होगी, सेकंड फॉर्म आ ही नहीं सकती पैसिव वॉइस में, फोर्थ फॉर्म आ ही नहीं सकती, फिफ्थ फॉर्म आएगी नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं। अधिकतर वाक्यों को खोलकर जा शब्द को ढूंढें। किसी भी हिंदी वाक्य को जब आप देखेंगे, एंड इफ यू वांट टू गेट द आइडिया ऑफ द सेंटेंस टाइप वेदर इट इज एन एक्टिव और पैसिव, सो यू मस्ट थिंक इन हिंदी। ये शब्द आप जरूर सोचें कि ये शब्द कहीं आ रहा है, कैसे? अभी आपको एग्जांपल देते हैं। 90% वाक्य जो होते हैं बाई लगाकर एजेंट या ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। 90% हमने इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज ओनली 90%। 10% देयर आर सम सेंटेंसेस वेयर वी डोंट यूज ईदर वी डोंट यूज by or we use some other preposition. It is not necessary we should always use by before the agent। मतलब ऑब्जेक्ट से पहले हम by लगाते हैं, सबको पता है कि by लगा दिया जाता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप by लगाएंगे तभी वो पैसिव बनेगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके साथ दूसरी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है।
जैसे आगे चलेंगे, अब इनको एक एक करके पॉइंट वाइज हम आपको बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। जैसे केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स, यहाँ पर जितने भी सेंटेंस लिखे हैं, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, शी इज क्राइंग, he runs a shop, he runs fast, I was flying a kite and some birds were flying in the sky। अब इन सारे सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, केवल पहले वाले का बनेगा, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब द वर्ब हैविंग द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, वो वर्ब जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट रखती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जिस वर्ब को, उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। तो आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर एक ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स वी कैन कन्वर्ट इनटू पैसिव, बट इन द सेकंड शी इज, यहां पर इज लगा लीजिएगा बेटा, इट इज मिस्टेक। शी इज क्राइंग लाउडली, वो तेजी से चिल्ला रही है, तो यहां पर शी इज क्राइंग लाउडली में यहां क्राइंग वर्ड आपके ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहां पर एडवर्ब दे दिया गया। ही रन्स अ शॉप, वह एक दुकान चलाता है, तो यहां पर बिल्कुल पॉसिबल है कि इसको हम पैसिव में कर सकते हैं, अराउंड अ शॉप इज रन बाय हिम, क्योंकि यहाँ पर जो शॉप है बेटा, इट इज अ नाउन एंड इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बट फोर्थ वाले में ही रन्स फास्ट लिखा है, तो फास्ट ये भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक एडवर्ब है। आई वॉज फ्लाइंग अ काइट, ये देखिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पैसिव है, यहाँ पर भी पैसिव है, तो पहला, तीसरा और पांचवा सेंटेंस पैसिव बन सकता है, बट सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ वाला पैसिव नहीं बन सकता। सम बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, तो यहाँ पर जो इन द स्काई दिया है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ओनली एन एडवर्ब, इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिफ्थ वाले में भी देखो फास्ट, हाउ डज ही रन, बहुत तेजी से, तो ये तेजी से दौड़ता है, तो वो वर्ब को बता रही है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, क्योंकि वहां पर मैनर को बताया जा रहा है, हाउ डज ही रन। ठीक, दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि मेन वर्ब, अब शी डज नॉट सेलिब्रेट, यहाँ पर डज आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यहाँ पर सिट डाउन इंपरेटिव, यहाँ पर लेट मी डांस इंपरेटिव, ओपन द विंडो इंपरेटिव, बट इन सबके जब पैसिव बनेंगे तो V3 ही आएगा, फिर चाहे इनके एक्टिव में V सेकंड आया हो, V फर्स्ट आया हो, V फोर्थ आया हो, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हो, बट सबके जब पैसिव बनाए जाएंगे तो V3 ही आएगा। एग्जांपल पहला वाला हम आपको बता दें, शी डज नॉट सेलिब्रेट द बर्थडे, तो अगर आप देखें तो इसका पैसिव बनेगा द बर्थडे इज नॉट सेलिब्रेटेड बाय हर, शी को हमने ऑब्जेक्टिव केस में हर लिख दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर इस आया, इज एम आर तो जरूर, यहाँ पर तो नहीं था, और यहाँ सेलिब्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, ये दिस वाज अ थर्ड कंडीशन। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस है बेटा, लेकिन कुछ गलत भी है, तो आप लोग को, जैसे मान लीजिए कुछ हिंदी के वाक्य अगर आपको देखने हैं, तो कपड़े धुल रहे हैं, मान लीजिए एक सेंटेंस आपने बोला, काम हो रहा है, खाना पक रहा होगा, तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कपड़े अगर धुल रहे हैं तो अपने आप तो नहीं धुल सकते, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो जनरली हम बोल देते हैं और बोलने के बाद पता ही चलता है कि वो सेंटेंस पैसिव में होते हैं, और जब हमसे पूछा जाता है कि इसका ट्रांसलेशन क्या है, तो हम नहीं बना पाते। क्यों? हमने एक्टिव से पैसिव सीखा, केवल सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, हमने उसे अप्लाई नहीं करना सीखा। दैट्स व्हाई वी डोंट गेट आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसलेटिंग सच सेंटेंसेस वी स्पीक एवरी डे। तो उसको समझना है कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव से मतलब नहीं है, हमें मतलब होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म क्या है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, काम कर कौन रहा है, काम को करने वाला एक्टिव है या काम को करने वाला पैसिव है। यहां पर कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े अपने आप नहीं धुलेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बहुत से बच्चे कहेंगे सर क्लोथ्स आर वॉशिंग, यही कहोगे ना बेटा, यही कहोगे, क्लोथ्स आर, बहुत से बच्चे यही कहेंगे क्लोथ्स आर वॉशिंग, जो कि एक गलत सेंटेंस होगा, ये कंप्लीट गलत है, क्लोथ थोड़ी धो रहे हैं, क्लोथ को धोया जा रहा है। तो अगर आप कहें तो आप लिखेंगे क्लोथ्स आर बीइंग, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वॉश्ड, दिस इज द राइट ट्रांसलेशन, ये है सही। इस तरह से ऐसे काम हो रहा है, अंडे उबल रहे हैं, चाय पक रही है, खाना पक रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, तो ये सेंटेंस अपने आप नहीं हो रहे, बल्कि इनको काम का करने वाला कोई और है, सेंटेंस में तो दिया नहीं गया। ऐसे सेंटेंस को पहचान पाना, तब हम समझ पाते हैं दैट वी नो हाउ टू राइट एक्टिव एंड पैसिव, हाउ टू रिकॉग्नाइज एक्टिव एंड पैसिव, तब हमें पता चलता है कि एक्टिव पैसिव कैसे समझा जाए। अब कुछ आपके हमने टेंस के पैसिव और एक्टिव के कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे, ये स्ट्रक्चर भी मेरे हिसाब से बेकार है, बट फॉर योर कन्वीनियंस हमने लिख दिया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और एक्टिव पैसिव को देखें हमें क्या करना है। देखो 8 टेंस के पैसिव बनते हैं, 4 टेंस के बनते नहीं। फर्स्ट यू नीड टू मेक मोर प्रैक्टिस ओवर टेंस ओनली, केवल टेंस के पैसिव बनाना सीखो।
एक एक टेंस के ऊपर कम से कम 5-5, 8-8, 10-10 सेंटेंस लो और उसके बाद उसके पैसिव बनाओ। जब आप इसे 10-15 दिन कर लेंगे तभी आपका पैसिव क्लियर होगा। अगर आप ये सोचें कि 5 दिन में कर लेंगे और ये समझ में आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इट विल टेक टाइम, सो यू मस्ट टेक टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेंस है। ऑल दीज एक्टिव वॉइस, ये सारे एक्टिव हैं। यहाँ पर भी 12 है, ये भी पैसिव। लेकिन यहाँ बीच बीच में आपको कहीं कहीं पर देखा मिलेगा नो चेंज। नो चेंज क्या, क्यों लिखा है हमने नो चेंज? क्योंकि इसमें चेंज नहीं होगा, उनका पैसिव बनता ही नहीं है। दिस इज नो चेंज, लाइक दिस इज नो चेंज। अब आप सोचेंगे सर इसको हम याद कैसे करेंगे, इतना हैवी सच है। दिस इज नो चेंज एंड दिस इज नो चेंज। याद करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। आपको हम समझा देते हैं। सीक्वेंस में सारे टेंस लिखें, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये सारे सीक्वेंस में। उसी तरह यहाँ पर भी सीक्वेंस में लिखा है। अब अगर आपको देखना है नो चेंज कहां पर है, तो आप सिंपली याद रख लीजिए परफेक्ट कंटीन्यूअस इन ऑल टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दे विल नॉट बी कन्वर्टेड, इनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। पैसिव वॉइस में जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस दिखाई दे रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके पैसिव नहीं बनते। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, खत्म। 3 टेंस तो ये हट गए। एक टेंस और है फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो मतलब चारों टेंस कंटीन्यूअस के होते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों। तो 4 टेंस नहीं बन पाए। उसके अलावा आप क्या करना है, फंडामेंटल सा एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। आपको केवल और केवल वर्ब थोड़ी सी ध्यान देनी है, 10 मिनट वर्ब ध्यान देनी, आपका पैसिव हमेशा सही होगा। वर्ब नहीं ध्यान दोगे, लेकिन उसके अलावा भी हिंदी को आपको जरूर ध्यान देना है कि आपके हिंदी सेंटेंस जो मुंह से निकल रहे हैं उसमें एक्चुअल में डूअर ऑफ एक्शन है कि नहीं। डूअर ऑफ एक्शन का मतलब हु वर्क्स, हु डज द वर्क, जो काम करता है उसे हम डूअर ऑफ एक्शन कहते हैं। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट इन इंग्लिश। और जिस पर काम का असर होता है, जिस पर काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जरा देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है। वर्ब की फॉर्म आपको पता है V1 एंड V5 होता है। V1 V5 का मतलब क्या, जैसे हमने 5 फॉर्म लिखी बेटा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। वेल इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म और आइडेंटिफाइड और ऑथराइज्ड कि ये 5 फॉर्म आपकी बुक में दिए। किसी किसी बुक में 1 2 3 4 5 करके दिया रहता है। ये कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है। वर्ब की फॉर्म 1 2 3 होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये एक तरह से पार्टिसिपल है, एक तरह सिंगुलर फॉर्म। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म एंड ये फिफ्थ फॉर्म। तो अब इन्हीं को देखना है। देखो आपकी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म का जो लोचा है, वो फिफ्थ फॉर्म कैन ओनली बी यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट व्हेन द सिंगुलर सब्जेक्ट कम्स इवन ओनली विद अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस, तभी तो फिफ्थ फॉर्म यूज होगी, अदरवाइज यूज होगी नहीं। क्योंकि हर बच्चे को पता है डू डज आर द हेल्पिंग वर्ब। अगर उनको ये कह दिया जाए कि डू प्लूरल फॉर्म है एंड डज सिंगुलर फॉर्म है, तो भी आप लोग मान लेंगे। लेकिन अगर आप इसे बेस फॉर्म नहीं मेन फॉर्म माने, मतलब सॉरी हेल्पिंग वर्ब ना मान करके मेन वर्ब माने, तो भी तो आपको लगना चाहिए डू का मतलब करना, डस का मतलब भी करना। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। आपको ये याद है क्योंकि आपने याद किया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते समय कि डू आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ लगाएंगे, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगाएंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दे ऑल्सो एक्ट एज अ मेन वर्ब। ये एक मेन वर्ब के रूप में भी काम करती हैं। बट चलिए वो तो अलग बात हो गई। तो V1 और V5 का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसका पैसिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट लिखेंगे। आप कहेंगे बहुत से बच्चे सर जी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा होना चाहिए। बेटा सेंटेंस कभी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, वो हमें बताया जाता है व्हाइल वी आर कन्वर्टिंग एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, देन वी आर टोल्ड, वी आर इन्फॉर्म्ड कि हम ऑब्जेक्ट उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दें। हमें ये बताया जाता है बच्चा, ठीक है। वो अलग बात है कि सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा,
वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता। तो बहुत से लोग ऑब्जेक्ट्स लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट फिर वर्ब फिर बाय लगा के सब्जेक्ट है। वो सबसे बेकार और सबसे गंवारों का तरीका है कि वो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, बाद में स्ट्रक्चर में बाय सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे बच्चों को बताने का, 5th क्लास से 6th क्लास या 7th क्लास के बच्चों को बताने का तरीका, सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। दिस इज ऑब्वियस, यू शुड नो कि ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। अब आती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की बात। इज एम आर आ रहा है, इज एम आर के बाद V3 आ रहा है। तो इज एम आर क्यों आ रहा है? क्योंकि इज एम आर इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट की बेसिक फॉर्म है इज एम आर। और इज एम आर की बेसिक फॉर्म, क्योंकि बेस सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, पहला टेंस है, इसलिए इज एम आर लगाया और V3 लगा दी गई। V3 इज द कंपलसरी कंडीशन ऑफ पैसिव, पैसिव की कंपलसरी कंडीशन है। तो यहां पर आपको याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर V3 यूज होता है। उसके बाद अगर कंटिन्यूअस में कहें तो कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है और V4 आता है। V4 कौन सा? ये वाली वर्ब आती है। जितने भी कंटिन्यूअस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। तो प्रेजेंट और पास्ट में आपको सेम रखना है, बस इज एम आर वॉज वर्ब में देखना चेंज हो जाएगा। यहाँ पर V4 आएगा, इज एम आर आएगा, तो यहाँ पर भी इज एम आर आएगा बेटा, इसमें भी। और यहाँ पर केवल एक एडिशनल वर्ब आ जाएगी, और वो एडिशनल वर्ब बीइंग है। हमने कहा था ना कोई ना कोई रूप। आप कहेंगे सर ऊपर वाले में कौन सा रूप? ऊपर वाले में देखो इज एम आर आ गया, नीचे वाले में भी इज एम आर आएगा, लेकिन यहाँ पर इज एम आर यहाँ पर भी रहता, यहाँ पर भी रहता, तो V3 यहाँ पर भी हो जाता और यहाँ पर भी हो जाता, तो सेम हो जाता। तो इसलिए उस स्ट्रक्चर को अलग करने के लिए यहाँ पर एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब लगाई गई, दैट इज कॉल्ड बीइंग। और बीइंग क्यों लगाया गया? बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, आईएनजी यहां पर लगाना जरूरी है, तो इसीलिए यहां बीइंग लगाया। आई बात समझ में? इसीलिए यहां पर बीइंग लगाना पड़ा, क्योंकि आईएनजी रिफर करेगा कंटिन्यूएशन को, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहां हो गई, बाय लगा के ऑब्जेक्ट। थर्ड वाला देख लो बेटा, हैज और हैव है, ये सब जानते हैं। एक्टिव में हैज और हैव इज द प्रेजेंट परफेक्ट। V3 आता है, सब जानते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, बीन लगा देना है। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी यूज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ हैज और हैव ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो इसमें यहाँ पर बीन नहीं होता, यहाँ पर बीन होता है, और यही पैसिव माना जाता है, बाय लगा के ऑब्जेक्ट। चौथे वाले में कोई चेंज ही नहीं होता, देखो यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं है। अब आ जाइए पास्ट इंडिफिनिट में। जिस तरह से V1 V5 को आपने कन्वर्ट कर दिया था, उसी तरह V2 पास्ट इंडिफिनिट होता है। V2 आई रोट, आई वेंट, मैंने लिखा, मैं गया, आई एट। अब इसमें जैसे यहाँ इज एम आर आ गया था, बेस फॉर्म प्रेजेंट की इज एम आर होती, उसी तरह बेस फॉर्म होती है आपकी पास्ट की इज वॉज वर। तो वॉज वर लगाइए यहाँ पर वॉज वर लगाइए, जैसे यहाँ इज एम आर लगाया, उसी तरह यहाँ V3 लगाइए, यहाँ पर V3 लगा दीजिए। क्या चेंजेस है? प्रेजेंट को प्रेजेंट में, पास्ट को पास्ट में। कंटिन्यूएशन में देखो, मतलब कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो वॉज वर लगाया बेटा, तो वॉज वर के बाद हमने V4 लगाया। जैसे यहाँ पर इज एम आर था, इज एम आर और V4 था, यहाँ पर वॉज वर था, V4 था। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह यहाँ बीइंग को ऐड कर दिया, यहाँ पर भी बीइंग ऐड कर दीजिए, कोई चेंज खास नहीं है। एक टेंस को समझ लीजिए, ऊपर देखिए सब सेम है, बीइंग यहाँ पर, बीइंग यहाँ पर। इज एम आर प्रेजेंट की होती है, वॉज वर पास्ट की होती है, बाकी सारे स्ट्रक्चर में सेम। उसी तरह आ जाइए आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म में, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। अब हैड V3 है, यहाँ पर हैज V3 था, तो यहाँ पर बीन लगाया, यहाँ पर भी बीन लगा दीजिए हैड के साथ। कुछ याद नहीं करना होता, बच्चे उसे याद करने की कोशिश करते हैं, यही वजह से वो याद ही करते रह जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था, और आपके टेंस से रिलेटेड आपके लिए कुछ होमवर्क है, ऐसे आप बनाइएगा। उसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये मिल जाएगा, आप उसे ऐड करते रहिए। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको प्रेजेंट एक्टिव एंड पैसिव का। एक सेंटेंस को हमने 6 तरीके से लिखा बेटा। He writes a letter, he does not write a letter, does he write a letter, does he not write a letter, why does he write a letter and why does he not write a letter। तो ये 6 तरीके से लिखा गया एक ही सेंटेंस है। वह पत्र लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र क्यों लिखता है, वह पत्र क्यों नहीं लिखता है। इसी को 6 तरीके से आप पैसिव में कन्वर्ट करिए। पहला वाला पॉजिटिव सेंटेंस था, तो लेटर को सब्जेक्ट बनाया, इसके साथ इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम। दूसरा वाला निगेटिव था, अ लेटर इज, तो नॉट लगा दिया, क्या दिक्कत है, रिटन बाय हिम। थर्ड वाला सिंगल इंट्रोगेटिव, तो इसे भी सिंगल इंट्रोगेटिव, यहाँ पर इज पहले आएगा, इज यहाँ लिखा था, इंट्रोगेटिव में इज यहाँ लिख दिया, लेटर यहाँ लिखा था, लेटर यहाँ लिख देंगे अंदर, रिटन बाय हिम। तो इस तरीके से आपको करना होगा, एक छोटे छोटे सेंटेंस को बनाते रहे और पढ़ते रहे। तो इस तरह आपको आगे सारे टेंस के ऊपर हमने एक सेंटेंस को 6 तरीके से लिखने की कोशिश करिए, ताकि आप छोटे छोटे सेंटेंस से अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बाद ये पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर परफेक्ट। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, होप सो।
तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है। बाकी के और पैसिव जो कि हम एक मैराथन सेशन लाएंगे आप सभी के लिए, तो उस दिन करेंगे। फिलहाल इसको यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपके लिए ऐसे ही लगातार इंग्लिश के सेशन आते रहेंगे। ये केवल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है जो कि क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनको समझना होती हैं। तो इसी वजह से हम अपनी तरफ से हम सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम जो यूपी बोर्ड के बच्चे उनके लिए भी कुछ अच्छा किया जाए। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।